स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि पता है मैं आपको ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विस एंड रिपेयर को पढ़ा रहा हूं, जिसमें आज मैं जो कवर करने जा रहा हूं बेटा, आपको लेक्चर नंबर 11 को कवर करने जा रहा हूं। ठीक है फ्रेंड, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं टोटल लेक्चर देखे हैं, अब तक मेरे पुराने सारे लेक्चर्स को आप लोग देख सकते हैं। टोटल लेक्चर 10 मैंने कवर कर चुका हूँ बेटा। ठीक है, 10 लेक्चर्स में मैंने टोटल चार चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को समझा रखा है, पूरा थ्योरी वाइज कि हर एक टॉपिक को अच्छे से समझा रखा है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा जाके देख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो की जब भी हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहेगी फ्रेंड्स। ठीक है, आज जो चैप्टर हम बात करें, चैप्टर नंबर 5 जो आपका लास्ट चैप्टर है, आज हम लोग उस चैप्टर को पढ़ेंगे जिसमें हम लोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, सभी लोग को समझ में आ रहा है बेटा, जिसमें हम लोग व्हीकल की जो एसी सिस्टम होती है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम होती है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ जाइएगा, जहाँ पर आपको इसी जो थ्योरी सेशन है, जो जितने भी हम लोग पढ़ा चुके बेटा, उनकी PDF आपको अवेलेबल रहेगी। और ये जो मैं आपको सेशन आज करा रहा हूँ, इसकी भी जो PDF है आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हीकल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की। ठीक है ना, तो व्हीकल एयर कंडीशनिंग जो सिस्टम होती है, एसी सिस्टम हमारे हर व्हीकल में लगी गई होती है। ठीक है बेटा, इसका काम क्या होता है कि जो भी व्हीकल होती है उसके अंदर की जो हवा होती है, या जो भी रूम होता है, या जो भी केबिन होता है, उसको ठंडा करना। ठीक है, उसको कूल करना, यही हमारा काम होता है एयर कंडीशनिंग सिस्टम का। तो हर एक व्हीकल में, चाहे कोई भी व्हीकल होती है, सब व्हीकल में हमारे क्या होते हैं, एसी सिस्टम्स लगे गए होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका मेन काम ये रहता है कि सबसे बड़ी बात है कि जो भी केबिन है, जो भी रूम है, या जो भी व्हीकल के अंदर का पार्ट, जैसे कार की बात कीजिए, कार के अंदर का पार्ट है, तो उसके अंदर की जो केबिन है, जहाँ पे पैसेंजर बैठते हैं, वहाँ की जो एयर को ठंडा करना, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है कि एयर फ्लो बने रहना, उस एयर जहाँ पर भी पैसेंजर बैठते हैं, जहाँ भी एयर सर्कुलेट होती है, वहाँ पर एयर का जो फ्लो है वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट होती रहनी चाहिए, एयर फ्लो होती रहनी चाहिए, सर्कुलेट होती रहनी, ऐसा नहीं कि एयर रुकी रहे हमारी केबिन में। ठीक है, और वही जो केबिन होता है, वहाँ पे प्योरीफाई एयर हमारी फॉलो करनी चाहिए। वहाँ की जो नमी है, वहाँ की जो आर्द्रता है, जहाँ की ह्यूमिडिटी मॉइस्चर है, वो हमारा कम से कम होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, व्हीकल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में पूरी होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात है कि कूलिंग होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात है कूलिंग होनी चाहिए। दूसरी पॉइंट होता है कि जो हमारा एयर फ्लो है, वो एयर फ्लो मेंटेन रहना चाहिए उस केबिन में, उस रूम में। ठीक है, तीसरा पॉइंट होता है कि जो प्यूरीफाई एयर, हमारी एयर प्यूरीफाई जो हो, वो पूरी तरह से एयर प्यूरीफाई एयर हमारी ही एंटर करे। ठीक है, और चौथा होता है कि जो ह्यूमिडिटी की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ये चारों चीज़ें क्या हैं, अगर ये चारों चीज़ें जो अगर सही होंगी, तो हमारा जो एसी सिस्टम होगा वो ईजिली और एफिशिएंट वे में वर्क करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो व्हीकल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है बेटा, अब आपको समझ में आ चुका है कि एसी सिस्टम क्यों यूज़ की जाती है, और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट वर्क करते हैं जो कि उस सिस्टम को ठंडा रखते हैं। ठीक है, तो एसी के थ्रू ही हम लोग ठंडा रखते हैं। तो उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है कंप्रेसर, दूसरा पार्ट होता है कंडेंसर जिसे कहते हैं संघनक, तीसरा पार्ट होता है फिल्टर और ड्रायर। ठीक है बेटा, सबको दिख रहा है। चौथा पार्ट है हाई प्रेशर स्विच, उच्च दाब स्विच। पांचवा एक्सपेंशन वाल्व, प्रसार वाल्व। सिक्स्थ है हमारा एवापोरेटर, एंड सेवेंथ है हमारा डैम्पर। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, क्लियर बेटा सबको? तो एवापोरेटर और डैम्पर, तो ये हमारे क्या होते हैं, 7 पार्ट्स होते हैं एसी कंडीशनिंग सिस्टम्स के। हर एक पार्ट का अपना अपना वर्किंग होता है, और हम हर एक पार्ट के बारे में आज पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कि हाई प्रेशर स्विच क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है, कंडेंसर, कंप्रेसर, ये सारे पार्ट्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आप ये चित्र को देख सकते हैं। इस चित्र में मैंने पूरा व्हीकल एयर कंडीशनिंग सिस्टम को दिखा रखा है, जिसमें ये पार्ट हमारा कंडेंसर वाला पार्ट है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सबको? ये पार्ट हमारा कंडेंसर का पार्ट है, ये पार्ट हमारा कंप्रेसर पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट हमारा कंप्रेसर है। ठीक, ये पार्ट हमारा एक्सपेंशन वाल्व है। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा? ये पार्ट हमारा एक्सपेंशन वाल्व है, और ये पार्ट हमारा क्या है, एवापोरेटर पार्ट है, जिसे हम वाष्पक कहते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सबको? तो चारों पार्ट से मिलके हमारा मेन पार्ट्स जो हमारे होते हैं व्हीकल एयर सिस्टम में, 4 पार्ट होते हैं। ये कंडेंसर संघनक, दूसरा संपीड़क कंप्रेसर, तीसरा प्रसार वाल्व जिसे कहते हैं एक्सपेंशन वाल्व, चौथा हमारा होता है क्या होता है छोटे, चौथा हमारा एवापोरेटर जिसे हम वाष्पक कहते हैं। तो चारों पार्ट से मिलकर हमारा क्या होता है, व्हीकल एयर कंडीशनिंग सिस्टम बना होता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ डैम्पर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, तो वो सब भी मिलकर हमारा पूरा जो एसी सिस्टम होता है उसको कंप्लीट करते हैं, उसके सिस्टम को। ठीक है फ्रेंड, तो सबको क्लियर हो रहा है बेटा इसमें? ठीक है, तो ये जो साइकिल होती है हमारी, इस साइकिल पे हमारा क्या होता है, व्हीकल एयर कंडीशनिंग सिस्टम वर्क करता है।
ठीक है। ए से बी हमारा क्या होता है, कंप्रेशन साइकिल होती है, संपीड़न प्रोसेस होती है, ठीक है बेटा, जिसमें हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारा क्या होता है, ये एक्सपेंशन होता है। इसके बाद हमारा बी से सी हमारा क्या होता है, बी से सी तापमान हमारा क्या होता है, जो हमारा ये पार्ट होता है कंडेंसर का पार्ट, ठीक है, कंडेंसर का पार्ट होता है, संघनक का पार्ट होता है, जहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस होता है। उसके बाद सी से डी क्या होता है, हमारा प्रसार पार्ट होता है, एक्सपेंशन प्रोसेस होती है, जहाँ पर हमारा जो फ्लूइड होता है वो हमारा एक्सपेंड होता है, और डी से ए पार्ट हमारा क्या होता है, एवोपरेट होता है। तो ये चारों पार्ट से मिलके हमारा क्या होता है, ये पूरी साइकिल इस तरीके से जो एसी सिस्टम होते हैं बेटा, ठीक है बेटा, जो एसी सिस्टम होते हैं उसमें पूरी साइकिल इस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। 4 साइकिल होती है हमारी, ठीक है बेटा। ए से बी हमारी कंप्रेशन, बी से सी कंडेंशन, सी से डी एक्सपेंशन एंड डी से ए इवापोरेशन, ठीक है बेटा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्टेप को हम लोग कंसीडर करेंगे कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होता है एसी सिस्टम का, वो क्या होता है। देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग को पता है कि भाई जो एसी सिस्टम का मेन पर्पस यही होता है कि जो हमारा सिस्टम होता है, जो भी हमारी पार्ट्स होते हैं, उसको हमें क्या करना है, ठंडा करना है, ठीक है। तो एसी सिस्टम को जब भी ठंडा करते हैं तो उसमें से क्या होती है, ऊष्मा को निकाला जाता है। जैसे फ्रीज होती है बेटा, फ्रीज होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, तो रेफ्रिजरेटर फ्रिज में से क्या होता है कि हम लोग हीट को, ऊष्मा को निकालते हैं, खींचते हैं, तभी हमारा क्या होता है, जो अंदर की एयर होती है, फ्रिज के अंदर की एयर, वो ठंडी होती है, ठीक है। तो यही काम हमारा क्या होता है, एसी सिस्टम में भी होता है। तो एसी सिस्टम जिस भी कमरे में, जिस भी केबिन में, जिस व्हीकल में लगा होता है, उस वहाँ पर जो भी एयर फ्लो करती है, उस एयर फ्लो का टेम्परेचर को, जो हीट होती है, उसकी हीट को वो एब्जॉर्ब करता है, ऊष्मा को वो एब्जॉर्ब करता है हमारा एसी सिस्टम, ठीक है बेटा। और एसी सिस्टम में क्या होता है, एसी सिस्टम में एक रेफ्रिजरेंट होता है, ध्यान रखिए बेटा, एक रेफ्रिजरेंट होता है, प्रतिशीतक, ठीक है बेटा, वो भरा होता है। वो रेफ्रिजरेंट क्या होता है, पूरे एसी सिस्टम में जो भी हमारा डिवाइस होती है एसी सिस्टम की, उसमें वो बहता है, फ्लो करता है, सर्कुलेट करता है, ठीक है। और वो क्या होता है, अपनी अवस्था में परिवर्तित होती है, उसकी जो स्टेट होती है वो कभी लिक्विड होती है, कभी गैस होती है, ठीक है। तो लिक्विड से गैस में परिवर्तित होता है, क्योंकि गैस से लिक्विड में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस हमारे होते रहते हैं, ठीक है बेटा। तो प्रतिशत द्रव गैस द्रव और द्रव्य से गैस में परिवर्तित होता रहता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, हम जानते हैं किसी वस्तु को ठंडा करने से लिए उसकी ऊष्मा निकालनी पड़ती है। वाहन में शीतलन प्रणाली सिद्धांत पर कार्य करती है। इस प्रणाली में एक प्रशीतक, जैसे हम लोग कहते हैं रेफ्रिजरेंट, भरा होता है, संपीड़न के दबाव के साथ निरंतर पथ से चक्रीकृत होता है। चक्रीकृत के दौरान प्रतिशीतक की अवस्था परिवर्तित होती है और प्रतिशीतक द्रव्य से गैस, गैस से द्रव्य में बनता रहता है, ठीक है बेटा। तो क्या होता है कि जब भी हम द्रव्य प्रतिशत, अब क्या होता है कि जो प्रतिशीतक होता है, जैसे हम लोग रेफ्रिजरेंट की बात करते हैं, रेफ्रिजरेंट जो होता है वो हमारा 2 स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में भी होता है कहीं कहीं पे, और गैस स्टेट में होता है। जैसे हम कंडेंसर की बात करते हैं, तो कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसर में जो एंटर होता है बेटा, वो गैस की फॉर्म में एंटर करता है, लेकिन जब निकलता है तो लिक्विड की फॉर्म में निकलता है, ठीक है। ऐसे इवापोरेटर की बात की जाए, इवापोरेटर में क्या होता है, इवापोरेटर में जब हमारा रेफ्रिजरेंट एंटर करता है, तो जो हमारा रेफ्रिजरेंट एंटर करता है बेटा, वो कैसे एंटर करता है, एकदम गैस की फॉर्म में एंटर करता है, और इवापोरेटर लिक्विड की फॉर्म में एंटर करता है, और गैस की फॉर्म में हमारा क्या होता है, वो निकलता है, ठीक है बेटा। तो ये क्या होता है बेटा हमारा, कि जो द्रव्य प्रतिशत, जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जब उसको हम लोग वायु एयर फ्लो से हम गुजारते हैं, ठीक है, एयर फ्लो से जब हमारा वो प्रतिशत जाता है, तो एयर क्या करता है, वहाँ से जो एयर होती है बेटा, जो एयर फ्लो होती है, उससे वो ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जैसे हम लोग रेफ्रिजरेटर की बात करें, फ्रिज की बात करें, ठीक है, या एसी की बात करें बेटा, एसी में क्या है, एसी जिस रूम में लगी है, ठीक है, उसके अंदर एयर का फ्लो हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा रूम है, इसमें एसी लगी हुई है, एसी क्या कर रही है, इसके अंदर एयर है हमारी, ठीक है। तो एसी क्या कर रही है, एसी क्या करती है बेटा, इसके अंदर जो एयर का फ्लो होता है, एयर के फ्लो से क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, इसके अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है, वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट एब्जॉर्ब करते ही जो रेफ्रिजरेंट होता है वो द्रव्य से गैस में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहते हैं हम लोग, गैसेस स्टेट में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पर जो एयर होती है, तो जब हीट एब्जॉर्ब कर देगा, तो यहाँ की जो एयर होगी, रूम की एयर क्या होगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक है। और रूम की एयर ठंडी होते ही जो यहाँ का टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो हमारा गिर जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका तापमान बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल होता है, जिसपे हमारा क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट और एसी सिस्टम का रेफ्रिजरेंट हमारा वर्क करता है, ठीक है बेटा। अब उसके सबसे पहला जो पॉइंट है, हमारा पहला पार्ट है, जो मेन पार्ट होता है हमारा एसी सिस्टम का, व्हीकल एसी सिस्टम का, वो होता है कंप्रेसर, जिसे कहते हैं हम लोग संपीड़क,
ठीक है बेटा। तो संपीड़क क्या होता है, संपीड़क हमारा क्या होता है कि जब संपीड़क में हमारा, संपीड़क एक ऐसा डिवाइस या ऐसी युक्ति लगी होती है जो क्या करती है कि जो रेफ्रिजरेंट हमारा फ्लो करता है, प्रशीतक जो फ्लो करता है, लिक्विड जो फ्लो करता है एसी सिस्टम में, उसका प्रेशर और उसका टेम्परेचर को वो बढ़ा देता है, ठीक है, कंप्रेसर। जिससे क्या होता है, प्रशीतक जब हमारा एंटर करता है कंडेंसर पे तो वो हाई प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे एंटर करता है, ठीक है बेटा। आप लोगों को चित्र को चलो दिखा दूँ बेटा, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए सबको ही, ठीक है। ये क्या है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा कंप्रेसर है। ये कंप्रेसर में क्या होता है, निम्न दाब लिखा है बेटा, निम्न दाब में मीन्स लो प्रेशर पे हमारा क्या होता है, जो रेफ्रिजरेंट होता है वो एंटर करता है। आप ध्यान रखेंगे ये पूरे सिस्टम में, ठीक है बेटा, ये पूरा जो सिस्टम है इसमें पूरा रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है, ठीक है। जब रेफ्रिजरेंट हमारा लो प्रेशर से एंटर करता है संपीड़क में, और संपीड़क क्या करता है, प्रेशर इंक्रीज कर देता है, और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेगा, हाई प्रेशर के साथ क्या होगा, फ्लूइड हमारा एंटर करेगा हमारा कंडेंसर में। ये कंडेंसर में है, ठीक है। कंडेंसर में क्या होगा, हाई प्रेशर फ्लूइड हमारा एंटर करेगा, ठीक है बेटा, और जिसका टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, गैस स्टेट में होगा। ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पर गैस स्टेट में होगा हमारा, और जब ये संघनक में एंटर करेगा, यहाँ पर क्या होंगे, फिन्स बने होंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या होंगे, फिन्स बने होंगे। फिन्स मीन्स एक्सटेंडेड एरिया, लंबे लंबे एरिया के फिन्स बने होंगे, जिसमें एयर कांटेक्ट में आएगी। जैसे एयर कांटेक्ट में आएगी तो जो हमारा यहाँ पे रेफ्रिजरेंट आ रहा था, सर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वो टेम्परेचर लूज़ कर लेगा, अपना हीट एब्जॉर्ब कर लेगा और हीट लूज़ करेगा बेटा, और जिसके कारण इनका टेम्परेचर, हमारा रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर क्या होगा, वो घटने लगेगा, और जो एयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो उसके बाद जो होगा हमारा, जो हमारा गैस फेज़ में था हमारा रेफ्रिजरेंट, वो हमारा लिक्विड फेज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये काम होता है हमारा कंडेंसर का। क्लियर हो रहा है बेटा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो हमने बात करी थी कंप्रेसर की, तो कंप्रेसर का काम क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज करना, निम्न दाब पर गैसीय प्रतिशत संपीड़क प्रवेश करता है, जहाँ गैसीय प्रतिशत का दाब बढ़कर 15 बार हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू दे रखी 15 बार के आसपास प्रेशर हमारा बन जाता है एसी में। इसके बाद प्रतिशीतक का जो तापमान होता है वो भी 65 से 70 डिग्री के आसपास बन जाता है, ठीक है बेटा। क्लियर हो रहा है सबको, कंप्रेसर का काम क्या होता है। अब उसके बाद कंडेंसर की बात करी थी बेटा। कंडेंसर में क्या होता है कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, रेफ्रिजरेंट एंटर करता है, ठीक है बेटा। तो और जो कंडेंसर में एंटर करता है, तो कंडेंसर में क्या होते हैं, फिन्स बने होते हैं। फिन्स क्या होते हैं बेटा, लंबे लंबे एरिया के हमारे प्लेट्स लगे होते हैं उसमें, ठीक है बेटा। तो वो क्या करते हैं, एरिया बढ़ा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जब हमारी उस फिन से एयर गुजरती है, एयर पास होती है, तो क्या होता है कि एयर अपनी ऊष्मा दे देती है, ठीक है, अपनी ऊष्मा दे देती है, जिससे क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर होता है वो हमारा क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। और रेफ्रिजरेंट हमारा गैसेस फेज में रहता है जब एंटर करता है इसमें। ध्यान रखिएगा बेटा, कंडेंसर में जो संगणक होता है, इसमें जब हमारा रेफ्रिजरेंट एंटर करता है वो गैस फेज में होता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये हमारा कंप्रेसर से आ रहा होता है, ठीक है बेटा। तो ये जैसे ही कंडेंसर में आता है, तो कंडेंसर में आने के बाद क्या होता है कि इसका जो प्रेशर होता है, प्रेशर तो सेम रहता है, लेकिन टेम्परेचर क्या होता है, गिर जाता है कंडेंसर में, ठीक है बेटा। क्योंकि फिन्स के कारण क्या होता है, एरिया कॉन्टैक्ट बढ़ता है, और एयर्स जो फिन्स में आती हैं, फिन्स से जो टकराती हैं, वो हीट क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। हीट एब्जॉर्ब करने के कारण क्या होता है कि जो हमारा जो संगणक के अंदर रेफ्रिजरेंट होता है उसका टेम्परेचर गिर जाता है, ठीक है। इसी प्रकार उच्च दाब और ताप वाला गैसीय प्रतिशत 15 बार में और तापमान लगभग 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है बेटा। तो फेस चेंज होता है हमारा, ध्यान रखिएगा बेटा, जो संगणक होता है, कंडेंसर होता है, उसमें फेस चेंज होता है। नेक्स्ट बात की जाए फिल्टर और ड्रायर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट होता है फिल्टर एंड ड्रायर। ये एक प्रकार का प्रशीतक प्रसार टैंक और कोष भाती की तरह कार्य करता है। तो फिल्टर और ड्रायर क्या होते हैं बेटा, एक तरह के कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारे एयर कंडीशनिंग में यूज़ में लिए जाते हैं, ठीक है बेटा। अब इसमें देख लीजिए, एयर कंडीशनिंग को प्रशीतक की आवश्यकता मात्रा से प्राप्त नहीं होती है, यही होती है ड्रायर प्रशीतक में खुली नमी सोख लेता है द्रव पात्र को सदैव बनाए रखने के लिए, अन्यथा इसमें नमी प्रवेश कर सकती है। तो ये फिल्टर और ड्रायर का काम होता है, ठीक है बेटा। अब क्या होता है कि जो हमारा संगणक से निकला था हमारा, ठीक है बेटा, द्रव निकला था बेटा, लिक्विड निकला था, ठीक है, प्रशीतक, ठीक है। तो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट था वो हमारा एक्सपेंशन वॉल्व पे आएगा। एक्सपेंशन वॉल्व में आने के बाद क्या होगा कि जो अब एक्सपेंशन वॉल्व में जो आया था वो कैसा आया था बेटा, लिक्विड आया था, और उसका प्रेशर कितना था, 15 बार, और टेम्परेचर करीब 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। तो एक्सपेंशन वॉल्व पे जैसे ही जाएगा बेटा, उसका प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है बेटा।
तो प्रेशर रिड्यूस होने के कारण प्रसार वाल्व ऑरिफिस की भांति, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लिखा ऑरिफिस की भांति कारण जिससे गुजरने वाला अचानक प्रसार होता है और जो उसका प्रेशर होता है लगभग 15 बार से गिर के 1.2 बार के आसपास आ जाता है। और तापमान भी जो हमारा 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास था वो गिर के -5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सबको। तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज दोनों चीज़ एक्सपेंशन वाल्व में हो जाती है। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि एक्सपेंशन वाल्व से निकल कर जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो किस में एंटर करता है, इवापोरेटर में, वाष्पक में एंटर करता है। ठीक है बेटा, वाष्पक हमारा एक तरह से हीट एक्सचेंजर का कार्य करता है, हीट एक्सचेंज होती है। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है कि जो हमारा इवापोरेटर होता है, इवापोरेटर में जब हमारा लिक्विड एंटर करता है, ठीक है बेटा, जब हमारे इवेपोरेटर में लिक्विड एंटर करता है तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। ठीक है, उसमें इवेपोरेटर में क्या होता है, ब्लोअर लगा होता है। इवेपोरेटर का ही तो मेन काम होता है, ब्लोअर लगे होते हैं हमारे इसमें, क्या कहते हैं, हमारे एसी सिस्टम में। वो ब्लोअर क्या करते हैं, जो गर्म हवा खींचते हैं रूम से, ठीक है बेटा, जो रूम से गर्म हवा, जो वहाँ भी एसी लगी होती है वहाँ से जो गर्म हवा खींचते हैं वो ब्लोअर के थ्रू क्या होता है, रेफ्रिजरेंट को मिलता है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट को वो गर्म हवा क्या होती मिलती, जिससे क्या होता है, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर जो होता है, रेफ्रिजरेंट का जो प्रतिशतक की बात करें उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो गैसीय फेस में परिवर्तित हो जाता है इवेपोरेटर में। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना बेटा, इसमें भी फेस चेंज हो रहा है। ठीक है, इसमें जो एंटर कर रहा था लिक्विड, ठीक है, जो रेफ्रिजरेंट एंटर कर रहा था वो हमारा लिक्विड फॉर्म में एंटर कर रहा था जिसका प्रेशर और टेम्परेचर कम था। लेकिन जैसे इवेपोरेटर में ब्लोअर लगा होता है, ब्लोअर का काम क्या होता है, गर्म करना। ठीक है ना, तो गर्म वायु जैसे ही उसमें पास होती है वो ब्लोअर के थ्रू इवेपोरेटर में, तो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, इसका टेम्परेचर हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये हमारा गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखें, गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब गैस में परिवर्तित होता है और जिस रूम के अंदर एयर थी, एयर हमारी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है और वो वहाँ पर उसको वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, एयर का जो रूम का टेम्परेचर होता है वो हमारा बहुत ही घट जाता है। ठीक है, और वो जो सिचुएशन होती है बहुत ही अच्छी सिचुएशन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है सबको। तो देख लीजिए, ये ऊष्मा विनिमयक की भांति कार्य करता है, प्रसार वाल्व से निकलकर प्रतिशीतक वाष्पक में प्रवेश करता है जिसके ऊपर ब्लोअर की सहायता से गर्म वायु गुजारी जाती है। गर्म वायु से ऊष्मा ग्रहण कर प्रतिशीतक वाष्प में परिवर्तित हो जाता है जिससे वायु ठंडी हो जाती है। यह वायु केबिन में प्रवेश कर वातावरण को आरामदायक बनाती है। फलस्वरूप प्रतिशीतक का दाब 1.2 बार, परंतु तापमान में आंशिक वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना, क्लियर हो गया सब लोग को बेटा। तो ध्यान रखिएगा बेटा, इवेपोरेटर क्या होता है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट होता है एसी सिस्टम में वो डैम्पर लगा होता है। डैम्पर का काम कुछ नहीं होता, केवल वाइब्रेशंस जो होते हैं, हमारे मंदक जो होते हैं, कंपन जो होते हैं, उन सबको एब्जॉर्ब करना होता है। कुछ प्रणालियों के परिपथ में संपीड़क के पूर्व अवमंदक लगा दिया जाता है। अवमंदक प्रतिष्ठित कंपनों को कम करने में सहायक होता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सेकंड टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो एसी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं हम लोग उसकी टेस्टिंग करेंगे। ठीक है ना, कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसमें कौन कौन सी खराबियाँ आ सकती हैं, उन सब की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम बात करते हैं किसी भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, ठीक है, तो उसमें जो संपीड़क होता है उसमें स्नेहक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लुब्रिकेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अगर लुब्रिकेशन कम होगा तो उससे कारण क्या होगा, एयर कंडीशनिंग जो सिस्टम है वो फेल कर सकती है। ठीक है बेटा, तो इस चीज़ों को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो सभी प्रणालियों के प्रतिशतक के साथ एक लीक टेस्ट हम लोग करते रहते हैं। ठीक है, तो पहला टेस्टिंग हमारा है लीकेज टेस्टिंग। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम टेस्टिंग करेंगे लीकेज टेस्टिंग। उसमें आएगी पहला इलेक्ट्रॉनिक लीकेज टेस्ट। ठीक है बेटा, तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक लीकेज टेस्ट में देख लीजिए बेटा क्या कर रहे हैं हम लोग। इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉनिक लीकेज टेस्टिंग होती है इसके अंदर हम लोग सारी लीकेज एसी के अंदर, जैसे रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, या भी कोई पार्ट्स लगा है, तो सारे पार्ट्स की लीकेज को हम लोग चेक करते हैं कि उसमें से कोई लीक तो नहीं कर रहा है, एयर तो लीक नहीं कर रही, रेफ्रिजरेंट तो लीक नहीं कर रहा है। तो ये सारे पार्ट्स को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक लीकेज टेस्ट में चेक करते हैं। तो इस विधि का उपयोग अब प्रायः सभी गैराज और सर्विस स्टेशन पर होने लगा है। तो सबको पता है बेटा, गैराज हमारा सर्विस स्टेशन में हमारा होने लगा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक जब लीकेज टेस्ट करते हैं उससे कुछ बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखते हैं हम लोग। प्रणाली में कुछ प्रतिशत अवश्य होना चाहिए। ठीक है, जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, जो सिस्टम में चेक कर रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है रेफ्रिजरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है बिना रेफ्रिजरेंट के हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, इंजन ऑफ रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा बेटा। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमारा है टेस्ट प्रोब। जो हमारा टूल होता है जिसके थ्रू हम लोग चेक कर रहे हैं उसको कह रहे हैं हम लोग टेस्ट प्रोब को सावधानी पूर्वक सतह और पाइपलाइन पर चलाएं।
ठीक बेटा। तो जो भी हमारा सतह होता है, जो भी सरफेस होती है, जो भी पाइपलाइन होती है जिसमें हमारा फ्लो करता है रेफ्रिजरेंट, उसके ऊपर हम लोग इसको चेक करते हैं प्रोब को लगा के। ठीक है, प्रोब को सतह से लगभग 5 मीटर दूरी, ऐसा नहीं होता चिपका के रखा जाता है, थोड़ा सा गैप हम देते हैं, 5 mm की दूरी पर लगा के उसको चेक करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सब चीज़ें चेक करते हैं। ठीक है, और अगर ठंडे के एरिया में काम कर रहे हैं हम लोग, या जो कंडीशंस कैसी है, कूल कंडीशन है, कोल्ड कंडीशंस है, तो उस कंडीशन में हम लोग भी फिर से चेक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें इंजन स्टार्ट हम लोग कर लेंगे, परंतु एसी को ऑफ रखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा। क्योंकि जब तक हम लोग सारे पार्ट्स को चलाए रखेंगे तब तक हम लोग टेस्टिंग नहीं कर सकते। हीटर को अधिकतम पार्ट पर सेट करेंगे, फलस्वरूप वाष्प का तापमान बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लीकेज टेस्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लीकेज टेस्ट में हर एक पार्ट्स की चेकिंग की जाती है और हर एक पार्ट्स के बारे में पता लगाया जाता है कि कहाँ से कितना लीकेज हो रहा है। अगर नहीं है तो इसका मतलब सही है। अब नेक्स्ट लीकेज टेस्ट में दूसरा लीकेज टेस्ट आता है हाइड्रोजन लीकेज टेस्ट। तो हाइड्रोजन लीकेज टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोजन की क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। क्योंकि क्या होता है बेटा, जो भी रेफ्रिजरेंट होता है उसमें क्या होता है कि जो उसमें हाइड्रोजन भी होते हैं बेटा कुछ, और कुछ नाइट्रोजन परसेंटेज भी होती है। ठीक है, कुछ गैसेज होते हैं। ठीक, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी लीकेज हम लोग चेक करते हैं। इस विधि के अंतर्गत टेस्ट प्रोब शीतक को नाप पकड़कर हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच की जाती है, कितनी उपस्थिति, कितना प्रेजेंस है हमारा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर हम एसी प्रणाली की बात करें उसमें 95% गैस होती है, 5% हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, 95% नाइट्रोजन एंड 5% मिश्रण का लगभग 2 बार दाब पर चार्ज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस होता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, जिसमें हम लोग 95% नाइट्रोजन रखते हैं और 5% हाइड्रोजन रखते हैं। ठीक है, ठीक बेटा। अब नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस प्रतिष्ठा से अत्यंत हल्की होने के कारण छोटे छोटे लीकेज जांच के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। इस जांच के उपरांत संपूर्ण गैस मिश्रण को वातावरण में छोड़ दिया जाता है। तो ये हम लोग का क्या होता है, हाइड्रोजन टेस्ट हो गया। इसमें कुछ नहीं करते कि हम लोग हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इनकी गैसेस के बारे में पता लगाते हैं कि इसकी गैसेस कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है और कितने टेम्परेचर में प्रेजेंट है, कितने प्रेशर में प्रेजेंट है। ठीक बेटा, इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं और ये देख लेते हैं बेटा कि इसमें से कोई गैसेस लीक तो नहीं हो रही है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस बहुत हल्की गैस होती है, पता है बेटा इसका, ये बहुत ही लाइट गैस होती हैं। तो अगर ये लाइट गैस होगी तो इससे हम लोग आसानी से चीज़ों के बारे में पता लगा सकेंगे, लीकेज के बारे में। नेक्स्ट बात कर रहे हैं टेम्परेचर टेस्टिंग। अब टेम्परेचर टेस्टिंग करेंगे। अभी तक लीकेज टेस्ट की था, अब दूसरा है टेम्परेचर टेस्टिंग। तो अब टेम्परेचर टेस्टिंग में हम लोग सब तापमान, सारे जो पार्ट्स लगे गए होते हैं उन सब के टेम्परेचर को हम लोग मेज़र करते हैं। जैसे हमारा होता है कंडेंसर होता है, ठीक है, ये इवेपोरेटर होता है। तो इन सब के टेम्परेचर को मेज़र करते हैं कि भाई इसके, जब इसके अंदर फ्लूइड एंटर कर रहा है, रेफ्रिजरेंट एंटर कर रहा है तो कितना टेम्परेचर है, और जब इसके अंदर से निकल रहा है फ्लूइड, हमारा रेफ्रिजरेंट निकल रहा है तो कितना टेम्परेचर है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो वाहन एयर कंडीशनिंग की शीतलन क्षमता जांचने के लिए उसका अधिकतम ऊष्मीय भार पर जांचा जाता है। तो जिस उसका स्पेसिफिक लोड होता है एक हमारा, ठीक है, स्पेसिफिक लोड पर हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो शीतल क्षमता है, कूलिंग कैपेसिटी को हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं। ठीक है बेटा, तो इससे क्या होता है, जो टेम्परेचर टेस्टिंग करते हैं उसमें हर एक इक्विपमेंट को, हर एक टूल को हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर टेस्टिंग में चेक करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस टेस्ट द्वारा संघटक और वाष्पक की ऊष्मीय विनिमयता क्षमता की हीट एक्सचेंज एफिशिएंसी कितनी हो रही है। हीट एक्सचेंज एफिशिएंसी का मतलब हो गया कि कितनी हीट हमारी आ रही थी, कितनी हीट निकल के जा रही है इनमें से, इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे। प्रणाली पर अत्यधिक उसमें भार डालने के लिए वाहन के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वाहन पर सूर्य का प्रकाश भी सीधे पड़ना चाहिए। ठीक है, एसी और फैन ब्लोअर की सटीकता अधिक रखते हैं। अब प्रत्येक उपकरण को नियमित से तापमान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सारे प्रोसीजर हम लोग को करने पड़ते हैं, इसीलिए मैंने पूरा आपको डिटेल में समझा रखा है। ठीक है बेटा, तो देख लीजिए बेटा अब क्या क्या पॉइंट्स नोट करने चाहिए आप लोगों को। संगणक के प्रवेश तथा निकास का तापमान, संगणक से 30 सेंटीमीटर आगे वायु का तापमान, वायु वाष्पक के प्रवेश और निकास का तापमान। ठीक है बेटा, तो क्लियर हो गया। कंडेंसर के इनलेट टेम्परेचर, आउटलेट टेम्परेचर, कंडेंसर से 30 सेंटीमीटर आगे वायु का टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर, इवापोरेटर का इनलेट टेम्परेचर एंड आउटलेट टेम्परेचर। तो यही चीज़ मैं अभी बात कर रहा था कि टेम्परेचर जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो सारे पार्ट्स की टेस्टिंग, इनलेट पे कितना टेम्परेचर है, आउटलेट पे कितना टेम्परेचर है, तो हर एक पार्ट को टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाई कोई पोर्शन ख़राब है, कोई पोर्शन पे टेम्परेचर रिक्वायर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो ये था हमारा टेस्टिंग ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, एयर कंडीशनिंग चार्जिंग। ठीक है बेटा, एयर कंडीशनिंग चार्जिंग का क्या मतलब होता है कि जब हम लोग गैसेस, जो रेफ्रिजरेंट गैसेस होती हैं, रेफ्रिजरेंट लिक्विड होते हैं, तो ये रिक्वायर्ड क्वांटिटी में हमारे क्या होते हैं, एसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब्स में हमारे फ्लो करते हैं, हर एक पार्ट में ये जाते हैं।
ठीक है बेटा। तो अगर ये रिक्वायर्ड क्वांटिटी में होंगे, ठीक है, तब तो हमारा एयर कंडीशनिंग चार्ज है, और अगर ये रिक्वायर्ड क्वांटिटी में नहीं है तो इसका मतलब चार्ज हमारे कम है। एयर कंडीशनिंग प्रणाली में प्रतिष्ठित गैस भरने की प्रक्रिया चार्जिंग कहलाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब रेफ्रिजरेंट गैसेस को भरते हैं हम लोग एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, ठीक है बेटा, तो उसी को हम लोग चार्जिंग कहते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सभी लोग को। आधुनिक एयर कंडीशनिंग में कम प्रतिशत द्वारा समान ठंडक पाई जा सकती है। हालांकि ओवर चार्जिंग और अंडर चार्जिंग दोनों स्थितियों में एयर कंडीशनिंग की दक्षता के लिए हानिकारक होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखी जाती है जब हम लोग चार्जिंग करते हैं, तो ना तो ओवर चार्जिंग होनी चाहिए, ना ही अंडर चार्जिंग होनी चाहिए। ओवर चार्जिंग का मतलब ये है कि जो प्रतिशीतक गैस है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट जो गैस है, ना ही बहुत ज़्यादा एसी के अंदर कंडीशनिंग के अंदर होना चाहिए, ना ही अंडर चार्जिंग मीन्स ना ही हमारा जो रेफ्रिजरेंट गैस है कम होना चाहिए। ठीक है बेटा, अगर ये दोनों चीज़ें होंगी, ज़्यादा होगा हमारा रेफ्रिजरेंट गैस या कम होगा, तो दोनों चीज़ में हमारा एसी हमारा ख़राब होने के चांसेस होते हैं और वो हमारा लॉस में एसी जाएगा। ठीक है बेटा, इसीलिए क्या होता है कि जो हम चार्जिंग करते हैं बेटा, तो चार्जिंग में बहुत ध्यान में रखा जाता है कि जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी में हमारा रेफ्रिजरेंट होना चाहिए एसी के अंदर, उतनी ही क्वांटिटी में हमारा प्रेजेंट होना चाहिए, ना ही कम ना ही ज़्यादा। अगर कम होगा तो भी हमारा कूलिंग नहीं कर पाएगा एसी सिस्टम, और अगर ज़्यादा होगा तो भी हमारा वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो चार्जिंग में प्रतिशीतक की कम मात्रा से संपीड़क स्नेह की समस्या आती है। वही प्रतिशीतक की मात्रा बढ़ जाने पर संपीड़क सुस्त पड़ जाता है। तो पता चल रहा है बेटा, प्रतिशीतक की मात्रा बढ़ने पर संपीड़क सुस्त, तो ये कंडीशन होती है हमारी ओवर चार्जिंग की। ठीक है बेटा, ध्यान रखना बेटा, जब प्रतिशीतक की मात्रा बढ़ जाएगी तो संपीड़क हमारा सुस्त पड़ जाएगा, मीन संपीड़क हमारा वर्क करना, कंप्रेसर वर्क करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये ओवर चार्जिंग कंडीशन है। यदि उचित मात्रा से प्रतिशीतक की मात्रा 10% भी कम रह गई तो स्नेह की समस्या खड़ी हो जाती है। ठीक है बेटा, तो अगर प्रतिशीतक की मात्रा कम हो जाती है तो जो लुब्रिकेशन की प्रॉब्लम है वो हमारी क्रिएट हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये हो गई हमारी अंडर चार्जिंग। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया बेटा, दोनों चार्जिंग समझ में आ गई बेटा, ओवर चार्जिंग अंडर चार्जिंग। ठीक है, तो एसी प्रणाली की चार्जिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग करना चाहिए, परंतु ध्यान रखिए कि मशीन पूर्व से कैलिब्रेटेड होनी चाहिए। तो ये आप लोग क्लियर हो रहा है बेटा कि जो एयर कंडीशनिंग की चार्जिंग होती है वो किस तरीके से की जाती है। उसमें चार्जिंग इतनी की जाती है कि ना ही अंडर चार्ज हो ना ही ओवर चार्ज हो। ठीक है बेटा, ये दोनों कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस होंगी एसी के अंदर तो वो एसी सिस्टम को ख़राब करेंगी। ठीक है, कूलिंग सही से नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसी सिस्टम। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले है कंडेंसर फैन। तो आप लोग को पता है बेटा, जो कंडेंसर जहाँ लगे हुए होते हैं उनके आगे एक फ़ैन लगा होता है, पंखा लगा होता है। पंखा का काम ये रहता है, जैसे कंडेंसर काम ये रहता है कि जो हमारे पास रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसको ठंडा करना। ठीक है बेटा, रेफ्रिजरेंट का काम, कंडेंसर का काम क्या आता है, उसे ठंडा करना। ठीक है ना, जो भी रेफ्रिजरेंट हमारा फ्लो करता है एसी में उसको ठंडा करना। तो उसके लिए क्या किया जाता है, कंडेंसर फैन को लगा दिया जाता है। कंडेंसर फैन क्या करेगा कि वो जो एयर आ रही है उसको तुरंत ठंडा करने की कोशिश करेगा आसानी से। तो संगणक के सम्मुख एक अतिरिक्त फैन लगा दिया जाता है। ये अत्यंत गर्मी अथवा वाहन में खड़े होने की स्थिति में उपयोग होता है। फैन बुश टाइप और पुल टाइप के होते हैं, परंतु संगणक की स्थिति पर ये निर्भर करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सबको। कंडेंसर फैन आप लोग को मैं चित्र के थ्रू दिखा दूँ कंडेंसर फैन क्या होता है। आप लोग देख लीजिएगा, ये मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए बेटा, ये हमारा है, ये हमारा क्या है, कंडेंसर है, और ये हमारा क्या है, कंडेंसर फैन है। ठीक है बेटा, कंडेंसर फैन क्या करेगा, ये देख लेना आप बेटा, इस पाइप में क्या है, ये जो पाइप हमारे हैं, ठीक है बेटा, आप लोग देख रहे हैं, ये जो हमारे पाइप है, इस पाइप में क्या है, रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है। और जब एयर हमारी इससे पास होगी संगणक फैन के थ्रू, फैन क्या करेगा, एयर पास करेगा, तो यहाँ से जो गर्म हमारी एयर आ रही थी, गर्म जो हमारा रेफ्रिजरेंट आ रहा था, वो रेफ्रिजरेंट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ठंडा होकर फिर ये इधर से जो हमारा एक्सपेंशन वॉल है वहाँ तक ये जाएगा। ठीक है बेटा, तो क्लियर हो रहा है बेटा। ये हमारे क्या होते हैं, कंडेंसर फैंस होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं हमारे कूल ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेंट को। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सभी लोग को। चलिए नेक्स्ट को अब बात करें, संगणक फैन क्लियर हो गया, सब लोग पढ़ लीजिएगा इसको। इसके बाद नेक्स्ट बात कर रहे हैं प्रेशर स्विच। तो प्रेशर स्विच भी हमारा क्या होता है, जो हमारा संपीड़क क्लच होता है उसके साथ प्रेशर स्विच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, तो प्रेशर स्विच क्या होता है कि जब भी हमारा प्रेशर बढ़ता है, दाब बढ़ता है, दाब घटता है, तो ये प्रेशर स्विच क्या होता है, अपने आप खुल जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारी सिस्टम होती है एसी सिस्टम, वो हमारी सेफ बनी रहे, उसमें कोई खराबी ना आए। तो इस चीज़ को हम लोग रोकने के लिए प्रेशर स्विच का प्रयोग करते हैं। दाब स्विच संपीड़न क्लच के साथ श्रेणी क्रम में लगे गए होते हैं। प्रणाली की सुरक्षा के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। यदि किन्हीं कारणों से प्रणाली का दाब सामान्य से कम या सामान्य से अधिक होता है
तो दोनों में से एक स्विच खुल जाता है और परिणाम स्वरूप संपीड़क क्लच का परिपथ टूट जाता है, जिससे प्रणाली सुरक्षित हो जाती है। तो संपीड़क जैसे ही हमारा प्रेशर बढ़ेगा घटेगा तो संपीड़क क्लच क्या होता है, परिपथ से अलग हो जाता है। ठीक है, सर्किट ब्रेक कर देता है, जिसके कारण एसी सिस्टम हमारा सेफ हो जाता है और हमारा ख़राब होने से बच जाता है। तो ये काम होता है प्रेशर स्विच का। नेक्स्ट है एसी ब्लोअर रेगुलेटर। एसी ब्लोअर रेगुलेटर ब्लोअर चाल को नियंत्रित करने के लिए, तो जो हमारा ब्लोअर लगा होता है इवोपरेटर में, उसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एसी ब्लोअर रेगुलेटर। ठीक है, रेगुलेटर में समान प्रतिरोधी तार लगा होता है, तार की मोटाई अलग अलग होती है, विद्युत धारा को बढ़ाने के लिए तार का संयोजन उपयोग करना होता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है एसी ब्लोअर रेगुलेटर। अब नेक्स्ट होता है हमारा स्टैटिक स्विच। ठीक है, थर्मोस्टैटिक स्विच क्या होता है, थर्मोस्टैटिक स्विच और तथा संपीड़न क्लच आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, जब कभी वाष्पा का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस कम होता है तो थर्मोस्टेट के बिंदु का संपर्क टूट जाता है। ध्यान रखिए बेटा, इवापोरेटर में क्या होता है, इवापोरेटर में ब्लोअर लगा होता है। ठीक है, तो इवापोरेटर में जब ब्लोअर लगा होता है तो ब्लोअर का टेम्परेचर बहुत बढ़ता है बेटा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होती है कि ब्लोअर जब एयर हवा खींचता है, ठीक है, जिस रूम से हवा खींचता है तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है बेटा, रूम का टेम्परेचर कम होता है, लेकिन जो रेफ्रिजरेंट होता है, ब्लोअर होता है, ब्लोअर की साइड का टेम्परेचर हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, तो अगर यदि हमारा वहाँ का टेम्परेचर अगर 5 डिग्री से घटकर 0 डिग्री के आसपास आ जाएगा तो थर्मोस्टेट स्विच लगा होता है वो अपने आप उसका जो कॉन्टैक्ट होता है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है बेटा, तो जब वो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है बेटा, तो उससे क्या होगा कि जो संपीड़क जो वर्क करता है वो हमारा रुक जाएगा। कंप्रेसर की जो वर्किंग है, क्योंकि जब तक सर्किट हमारा बना रहेगा तब तक हमारा संपीड़क वर्क करता है। तो थर्मोस्टेट स्विच क्या करता है, कॉन्टैक्ट ब्रेक कर देता है। कॉन्टैक्ट ब्रेक करने के कारण संपीड़क का जो काम होता है वो रुक जाता है। ठीक है, और जैसे ही फिर इवापोरेटर का टेम्परेचर फिर बढ़ेगा, ठीक है बेटा, जैसे ही इवापोरेटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के 5 के आसपास 10 के आसपास पहुंचेगा तो दोबारा क्या होगा, थर्मोस्टैटिक स्विच क्या होगा, अपने आप दोबारा कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। जैसे कॉन्टैक्ट में आएगा तो दोबारा हमारा कंप्रेसर वर्क करना शुरू करेगा और कूलिंग जो प्रोसेस है वो हमारी होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए हम लोग थर्मोस्टैटिक स्विच को एंटी आइस युक्ति भी कहते हैं। ठीक बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मिस्टर। ये एक अर्धचालक युक्ति होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। सभी को पता है बेटा थर्मिस्टर, जिसका प्रयोग वाष्पक से निकलने वाली वायु का तापमान ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्मिस्टर का यूज़ क्या करता है कि जो एयर ऑपरेटर से जो एयर निकलती है उसका टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। इसे नेगेटिव एनटीसी या नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक बेटा, इसके बाद नेक्स्ट है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर भी हमारा पार्ट होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का। ये एक छोटी सी युक्ति होती है, इसकी सहायता से एसी क्लच स्विच ऑन ऑफ किया जाता है। ठीक बेटा, बहुत सिंपल है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है कि जो एसी क्लच स्विच होती है उसको ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग इस डिवाइस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्लच। हमारा क्लच डायोड होता है। तो क्लच डायोड क्या होता है, क्लच डायोड भी एक विद्युत चुंबकीय कुंडली द्वारा क्रियाशील होता है। धारा बहते ही क्लच क्रियाशील होकर संपीड़क की शक्ति को प्रदान करता है, परंतु विद्युत आपूर्ति रोकने से उच्च विभवांतर का स्पार्क उत्पन्न होता है। स्पार्क विद्युत प्रणाली को हानि पहुंचा सकता है। स्पार्क को भूस्वर्गीय करने के लिए कुंडली सिरों पर डायोड लगा होता है। ठीक है बेटा, तो ये काम भी हमारा डायोड का होता है। ठीक है बेटा, तो ये सब हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं। आप लोग सब लोग देख लीजिएगा बेटा कौन कौन से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, ये सब ध्यान रखिएगा बेटा। कौन कौन से होते हैं, कंडेंसर फैन, प्रेशर स्विच, एसी ब्लोअर रेगुलेटर, थर्मोस्टैट स्विच, थर्मिस्टर, एम्पलीफायर, क्लच डायोड। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल एसी कंपोनेंट सिस्टम के, और इन सारे पार्ट्स को आपको डिटेल में पता होना चाहिए। मैंने पूरा आपको डिटेल में लिख रखा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हीट एक्सचेंजर की बात कर रहे हैं। ऊष्मा विनिमयक, हिंदी में कहते हैं हम लोग इसे ऊष्मा विनिमयक। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है, हीट एक्सचेंजर में क्या होता है कि जब हमारे इसमें क्या होता है कि दो लिक्विड का फ्लो करते हैं और दो लिक्विड के बीच में जब हीट एक्सचेंज होती है, ठीक है ना, वो काम जो करता है वो हमारा हीट एक्सचेंजर करता है। ठीक है बेटा, अब देख लो बेटा यहाँ पर क्या है, एक ये पाइप है, देखना बेटा ध्यान से, यहाँ पर एक पाइप ये फ्लो कर रही है। ठीक है, जिससे हमारा लिक्विड हमारा क्या होगा, निकलेगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है। यहाँ पे ये पाइप है हमारी। ठीक है, ठीक, इस पाइप से लिक्विड हमारा एंटर करता है, हॉट लिक्विड, और यहाँ से ये फ्लो इसके थ्रू फ्लो होते होते इधर से जाता है। ठीक है, ये ट्यूब में फ्लो करता है। दूसरा एक गर्म तरल है। ठीक है बेटा, यहाँ से एक लिक्विड फ्लो करता है बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि दो चीज़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक होता है संगणक, दूसरा होता है वाष्पक, जिससे हम लोग कहते हैं कंडेंसर, दूसरा होता है इवापोरेटर। ठीक है बेटा,
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ध्यान रखिए बेटा, हीट एक्सचेंज होती है। हीट एक्सचेंजर लिखा है बेटा, नाम लिखा है हीट एक्सचेंजर, तो हीट का एक्सचेंज होता है। ठीक बेटा, जो यहाँ से क्या होता है, गर्म जो तरल होती है वो पाइप के अंदर फ्लो करती है, और फ्लो करने के बाद यहाँ से ठंडी हवा निकलती। ठंडी कैसे निकलेगी अभी मैं बता रहा हूँ। यहाँ से क्या होती है, ठंडी तरल जो हमारी कोल्ड लिक्विड होती है वो एंटर करती है, और कोल्ड लिक्विड निकलते तो हीट का एक्सचेंज होगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ से गर्म जा रही है, ठीक है, ट्यूब में फ्लो कर रही है, ये बाहर ट्यूब के बाहर हमारी ये शीट फ्लो कर रही है, तो हीट का एक्सचेंज होगा गर्म से ठंडे लिक्विड की ओर। ठीक है, जिससे क्या होगा कि इसका टेम्परेचर घटेगा, इस वाले का टेम्परेचर घट के यहाँ से ठंडी निकलेगी, और इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ये गर्म निकलेगी बेटा। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से हमारा क्या होता है, हीट एक्सचेंज होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा सब कोई। हीट एक्सचेंजर एक युक्ति है जिसकी सहायता से दो तरलों के मध्य ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। दोनों तरलों के मध्य धातु की सतह होती है, एक तरल धातु के पाइप के भीतर बहता है और दूसरा तरल पाइप के बाहर बहता है। ठीक है, अतः पाइप के संपर्क सतहों के दोनों सतहों के मध्य ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल होता है। ठीक है, हीट एक्सचेंजर का उपयोग एयर कंडीशनिंग में, हीटर में, रासायनिक प्लांट में इत्यादि में किया जाता है। ठीक है बेटा, सबको क्लियर हो रहा है, ये ईजी है चीज़ें। अब हीट एक्सचेंजर की जो डिज़ाइन होती है वो किस पे निर्भर करती है, ऊष्मा स्थानांतरण की दर, ठीक है, हीट फ्लो रेट कितना हो रहा है, हीट ट्रांसफर रेट कितना है, ठीक है, गर्म तल का प्रवेश पर तापमान, तो जो इनलेट पे जो हमारा हॉट लिक्विड एंटर कर रहा है उसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है, गर्म तरल का निकास पर तापमान, तो जो आउटलेट पे हमारा हॉट लिक्विड निकल रहा है उसका टेम्परेचर कितना है, पाइप की सतह का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ द पाइप भी हमारा। तो इन चीज़ों पर क्या होता है कि हीट एक्सचेंजर का डिज़ाइन डिपेंड करता है। इनमें से अगर कोई भी चीज़ चेंज होगा तो डिज़ाइन में हमारा अंतर आएगा। ठीक है बेटा, तो तरल प्रवाह के जो आधार होते हैं, ठीक है बेटा, तो तरल प्रवाह का जो आधार होता है उस पर एक्सचेंजर को ये 3 भागों में बांटा जाता है। जिसे कहते हैं समांतर प्रवाह हीट एक्सचेंजर, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, ध्यान रखिएगा बेटा, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। दूसरा होता है विपरीत प्रवाह, जिसे कहते हैं अपोजिट फ्लो हीट एक्सचेंजर। आप लोगों ने अगर हीट एक्सचेंजर पढ़ा रखा होगा तो आपको पता होगा। और तीसरा लंबवत प्रवाह, परपेंडिकुलर फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो 3 तरह के हमारे हीट एक्सचेंजर होते हैं, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट देख लीजिएगा, हीट एयर कंडीशनर प्रणाली में 2 हीट एक्सचेंजर का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिए बेटा, जब भी एसी सिस्टम की बात की जाती है तो इनमें हमारे 2 हीट एक्सचेंजर होते हैं, एक होता है कंडेंसर, दूसरा होता है इवापोरेटर। ठीक है, कंडेंसर में क्या होता है कि जो गर्म हमारी गैस प्रतिशत होता है वो एंटर करता है। ठीक है, और वो जब एंटर करता है तो उसमें से ऊष्मा क्या होती है, निकल जाती है रेफ्रिजरेंट में से, और वो संघनित होकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार जब वाष्पक में जो ठंडा द्रव एंटर करता है, ठीक है, जब हमारा कोल्ड लिक्विड एंटर करता है हमारा एवापोरेटर में, तो वो ब्लोअर के थ्रू क्या करता है, ऊष्मा देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है वो गैस में परिवर्तित हो जाती है हमारी प्रतिशीतक रेफ्रिजरेंट, और रेफ्रिजरेंट होने के बाद वो क्या होता है, वो हमारी एयर जो रूम होता है, रूम का टेम्परेचर को कम कर देता है, ठंडा कर देता है, और उससे केबिन हमारा आरामदायक बन जाता है। ठीक है, तो यही लिखा है, एयर कंडीशनर सिस्टम में 2 हीट एक्सचेंजर प्रयोग किए जाते हैं, संगणक और वाष्पक। संगणक पाइप के भीतर गर्म गैसीय प्रतिशत बहता है, पाइप द्वारा प्रतिष्ठक अपनी वायु को संघनित करके द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार जब वाष्पक से ठंडी हवा द्रव प्रतिशीतक बहता है तो ये वायु से ऊष्मा ग्रहण कर उस गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ठंडी वायु को ब्लोअर वाहन केबिन के भीतर भेज देता है। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा हीट एक्सचेंजर का। ठीक है, जिसमें 2 तरल होते हैं, दोनों तरलों के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, और जो गर्म लिक्विड होता है वो जो हमारा हॉट लिक्विड होता है वो कोल्ड में कन्वर्ट होता है, और कोल्ड लिक्विड हमारा हॉट लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से हीट एक्सचेंज होता है। ठीक है फ्रेंड, तो क्लियर हुआ आपको आज ये कुछ टॉपिक्स, मैंने कुछ टॉपिक्स को आज को कवर कर चुके हैं आपको फैकल हेयर के। रिमेनिंग टॉपिक्स को मैं कल आपको एक नई फ्रेश वीडियो के साथ कवर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सब लोग पढ़ सकें। क्योंकि अगर आप लोग थ्योरी टॉपिक्स को नहीं पढ़ेंगे बेटा, तो इससे रिलेटेड अगर MCQ पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में तो वो आप लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो थ्योरी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, हर एक टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए, समझिए, और इसके फिर MCQ क्वेश्चंस को जो मैं करवा रहा हूँ वो भी आप लोग करिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोग पढ़ सकें और अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।